Sahil Madan sir, who is BCA and MA in economics, 6 years of teaching experience. I have been mentoring and teaching economics, current affairs and general studies to UPSC, CDS, CAPF, class 11th and 12th students. तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों को मेंटोर कर रहे थे और जनरली सिर्फ 11th 12th नहीं पढ़ाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत लकी हैं दैट वी हैव साहिल मदान सर. सो आई लाइक टू वेलकम द स्पेशलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स साहिल मदान सर. आपको अगर किसी ने ये कहा है कि कॉमर्स चूज करके आप लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, तो उन सबको गलत साबित करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है. आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक्स कवर करेंगे कि जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, वेदर फोरकास्ट करते कैसे, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है. ये एक और टेबुलर फॉर्मेशन है डाटा को रिप्रेजेंट करने की. हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास. आई एम श्योर कि आप सबने अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दी होगी. बिल्कुल मेहनत से, लगन से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ का सिर्फ राइट नाउ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए कि आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकें. और एज अ स्टूडेंट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गेन मोर एंड मोर नॉलेज. अगर आपकी लाइफ की प्रायोरिटी ये रहती है तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे. यस, उसमें आपका साथ हम भी देंगे, एक टीचर की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक बड़े भैया की तरह. तो आपके लिए हम आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें जब बच्चा 10th करके 11th में कॉमर्स लेता है तो वो समझता है कि ठीक है, मैं थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ लूंगा, लेकिन एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे बच्चे को बहुत डर लगता है. उस सब्जेक्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स. इस एक वर्ड से हर बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगता है कि यार स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. अब 10th में इतनी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में डर लग रहा है तो यस, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसका आपको आइडिया अभी तक एग्जैक्टली नहीं है. हम इस क्लास में ट्राई करेंगे और अच्छे से मैं ट्राई करूंगा आप सबके लिए कि एक स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक्स है कि आप आने वाली क्लासेस में इस स्टैटिस्टिक्स की बुक में क्या पढ़ने वाले हो उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकें. क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले यह पता होना बहुत जरूरी है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं. हमारे साहिल सर हमें प्यार से क्या पढ़ाएंगे, बिल्कुल साथ में चलेंगे हम दोनों, आप और मैं, और अच्छे से इस पूरे बुक के हर टॉपिक को आराम आराम से बहुत अच्छे से समझ समझ के क्लियर करेंगे. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए पहले वो देखते हैं. आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक्स कवर करेंगे कि जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, डाटा क्या होता है, डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं. ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे. आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. कि बच्चों को एटलीस्ट ये पता तो लगे कि स्टैटिस्टिक्स, डाटा, रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता और यह पता होना बहुत जरूरी है. सेकंड हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही एक भाई की, जो साथ में हमेशा उसके साथ चलता है. बिना डाटा के कोई भी स्टैटिस्टिक्स बन नहीं सकता. डाटा का मतलब क्या है, डाटा स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज होता है, उस डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह जानना ही बहुत जरूरी है. तो आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स. उसके अंदर हम कुछ बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि कैसे हम डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पाई चार्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बार ग्राफ के फॉर्म में, और साथ ही साथ लाइन ग्राफ के फॉर्म में. हम इस क्लास में यह भी ट्राई करेंगे आपको मैं एक ऐसा एक क्वेश्चन समझा सकूं, या एक कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व करने पड़ेंगे, कैसे आपके इलस्ट्रेशंस आपकी बुक के अंदर आएंगे आने वाले चैप्टर्स में. हम ट्राई करेंगे कि डाटा से रूबरू हो सकें और ये जान सके, यानी कि आज की क्लास के बाद किसी बच्चे को ये डाउट नहीं रहेगा कि सर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, और कैसे बनाते हैं, दिखता कैसे है. क्योंकि यह पता होना बहुत जरूरी है कि जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब दिखेगा कैसे. तो आइए अपने पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब देखो, आपके ही जैसा एक बहुत ही कंफ्यूज बच्चा जो कि अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज है, कॉमर्स तो ले ली है, ये पता है अकाउंटेंसी पढ़नी है,
मैथमेटिक्स पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट्स कैसे पढ़ेंगे? स्टैट्स होता क्या है? सब बच्चे स्टार्टिंग में देखो बिल्कुल हमारे इस प्यारे छोटे भाई की तरह कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या आएगा स्टैटिस्टिक्स में, क्या हमें समझ भी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग कभी क्रिकेट ना देखते हो। देखो जितनी मर्जी पढ़ाई करो, जितना मर्जी करो, खेलना कूदना बहुत जरूरी है। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है उसको जरूर खेलो, क्योंकि वो आपकी बॉडी के साथ साथ माइंड को भी रिफ्रेश करता है, और रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है। मेंटल पीस, खुशी भाई बहुत जरूरी है, तभी पढ़ाई आपको करने का मन करेगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बना ली। सचिन तेंदुलकर की वनडे में, ओडीआई में इतनी एवरेज है। विराट कोहली की ओडीआई में इतनी एवरेज है। विराट कोहली ने सबसे जल्दी 5000 रन बनाए। अश्विन ने सबसे जल्दी 100 विकेट्स ली। डेल स्टेन ने सबसे तेज बॉल कराई। शोएब अख्तर पूरे वर्ल्ड का सबसे तेज बॉल फेंकने वाला बॉलर था। तो ये सब पता कैसे लगता है? ये सब डाटा है, इसको हम एनालाइज करते हैं, उसे ही बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, मानो अगर मेरे बारे में डाटा कलेक्ट करना हो तो क्या होगा? सर की हाइट है 5'10", सर का रंग है गोरा, बोल सकते हैं यार लग तो गोरा सा ही रहा है, सर का रंग है गोरा, सर के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो ये मेरे बारे में कुछ डाटा है। इस डाटा को लेके हम स्टैटिस्टिक्स तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे मानो कि किसी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, हमने ये देखना हो कि किस बच्चे की हाइट 5 फीट से कम है, तो हमें सबकी हाइट का मेजर करना पड़ेगा, तो वो हमारा डाटा निकल के आएगा। उस डाटा को फिर हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम उसको पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम देखेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, आज की क्लास के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स का जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। सेकंड, it is a branch of mathematics and also used in the disciplines such as accounting, economics, management, physics, finance, psychology and sociology। बाप रे बाप, और लाइफ में रह क्या गया? देखो इसको मैथमेटिक्स को पढ़ के डरने की जरूरत नहीं है। जितनी 10th में डिफिकल्ट मैथमेटिक्स पढ़नी थी पढ़ ली। अब ये वो मैथमेटिक्स है जो लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जब क्रिकेट का मैच देखोगे तो आपको पता होगा, अच्छा ये डाटा कैसे बना है, ये पाई चार्ट कैसे बना है, ये लाइन ग्राफ कैसे बनी है, क्योंकि रियल लाइफ के एग्जांपल से ही हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप डिमांड पढ़ो, सप्लाई पढ़ो, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ो, रियल एग्जाम्पल जब आप कलेक्ट करना, जब आप मैच करना सीख जाओगे तो इकोनॉमिक्स आपका बाएं हाथ का खेल है। और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कोई हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स के वर्ड से डरना नहीं है। और स्कोप देखो कितना स्टैटिस्टिक्स का। आप आने वाली अपनी लाइफ में फाइनेंस में जाते हो, साइकोलॉजी में जाते हो, सोशियोलॉजी में जाते हो, कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो भाई साहब ये स्टैटिस्टिक्स आपका हर जगह यूज आएगा। और अगर ये स्टैटिस्टिक्स आज सीख लिया, आज बनाना जान लिया, तो बस फिर क्या है, बल्ले बल्ले, और बाकी सारे थल्ले थल्ले। ठीक है जी। तो हम ये समझ लिया हमने कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, एनालिसिस ऑफ डाटा है। साथ ही साथ ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो हमारे आने वाली लाइफ के, हम कोई भी फील्ड को चूज करते हैं तो वहां पे 100% यूज होगी ही होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एवरी कंपनी एंड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई स्टैटिस्टिक्स के बारे में, लेकिन इनमें से कोई भी बात, भाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, एक भी चीज झूठ नहीं है। आगे जाके आप सब में से कोई ना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप करेगा, बड़ी कंपनी खोलेगा, तो उसमें भी ये स्टैटिस्टिक्स जरूर यूज होगा। अपने कॉम्पिटिटर का स्टैटिस्टिक्स तो देखोगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का 100% यूज होगा। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स में डाटा को एनालाइज करने में बहुत ही अच्छे हैं तो बाकी सबको पीछे छोड़ के आप लाइफ में सबसे आगे निकल जाओगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने जान लिया, अब इस स्टैट्स के फीचर्स क्या होते हैं।
अब हम कुछ भी पढ़ेंगे, हर चीज का कोई ना कोई पर्टिकुलर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन और जान लेते हैं और समझ लेते हैं। एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, स्टैटिस्टिक्स हर डाटा को, हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी क्रिकेट मैच के स्कोर को, किसी बॉलर को, जैसे जब बॉलर किसी बैट्समैन को बोल्ड करेगा, बैट्समैन छक्का मारेगा, कोई फुटबॉलर अपना गोल करेगा, उन सबको डाटा में न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। इससे इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है कि सर आज तक हमने क्रिकेट देखा है, अब तो हमें यह पता लगेगा कि सचिन के रन को कैसे टेबल फॉर्म में, पाई चार्ट में, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। इससे बेटर, इससे इंटरेस्टिंग और हो ही क्या सकता है। सेकंड, रीजनेबल एक्यूरेसी। किसी भी डाटा को समझने के लिए उस डाटा की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, और उस एक्यूरेसी के लिए हमें क्या जरूरी है, उसको एनालाइज करना। स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्टैटिस्टिक्स डाटा को अच्छा से एनालाइज करता है, फिर स्टैटिस्टिक्स में यूज करता है, रिप्रेजेंट करता है। देखो, अगर आपने पहली बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, अगर आपसे आपके पेरेंट्स पूछे कि बेटा आप 10th में कॉमर्स ले रहे हो, आपने 10th में कॉमर्स लिया, लेकिन पहले आपकी 10th क्लास तक आपका कैसा परफॉर्मेंस रही है, तो आइए चेक करते हैं। तो आपके मार्क्स को देखा जाएगा, एक्यूरेसी को देखा जाएगा कि ठीक है यार, 9th में अच्छे मार्क्स हैं, 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 8th में इतने बढ़िया मार्क्स, तो बच्चा 11th में, 12th में तो फोड़ देगा और बहुत बढ़िया अपना करियर बनाएगा। कॉमर्स में कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, इकोनॉमिस्ट बनेगा, एमबीए करेगा बड़े कॉलेज से। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो भविष्य है बहुत ही बढ़िया होने वाला। लेकिन ये हमने जाना कैसे, ये हमने जाना हमने डाटा को एनालाइज करके, डाटा की एक्यूरेसी को एनालाइज करके। थर्ड पॉइंट है हमारा सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन, डाटा का एनालाइजेशन, डाटा का रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिक वे में, यही है स्टैटिस्टिक्स। मल्टीपल आइटम्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या सिर्फ एक ही आइटम का होगा? क्या हम देख लें कि सिर्फ मेरी हाइट कितनी है, हम एक ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेरी हाइट, मेरा बॉडी वेट, मेरी प्यारी सी बियर्ड, मेरा रंग, हम सब कुछ एनालाइज करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से जानेंगे, बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से समझें, क्योंकि आप सबके लिए ये एक नया टॉपिक है। इतना कुछ हमने जान लिया, हमने इतना कुछ समझ लिया, बार 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 एक ही वर्ड मैंने यूज किया आपको समझाने के लिए, वो क्या है? डाटा। लेकिन मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, डाटा होता क्या है, आइए अब ये समझेंगे। सो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट, रिसर्च और एनालिसिस। सेकंड पढ़ते हैं, दे में कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, नेम्स, फिगर्स और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट एंड टेबल्स। ठीक है भाई, अगर डाटा इतनी बड़ी चीज है तो फिर हम इसको थ्योरी से क्यों समझेंगे? हम इसको समझेंगे एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें जो समझ आता है ना, वो हमें थ्योरी से समझ नहीं आ सकता। और बच्चों को परेशान करने का तो हमारा कोई भी लॉजिक है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। हम यहां पे क्यों हैं? क्योंकि हम आपकी हेल्प कर सकें, आपको आपके आने वाले एग्जाम्स को इजी बना सकें, आपकी पढ़ाई को आसान बना सकें। तो मुझ जैसे एक प्यारे से टीचर ने, जो बच्चों को लेके बहुत कंसर्न है, मैं तो चाहता हूं कि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स जरूर खेलें, बड़े बड़े स्पोर्ट्स में जाएं, टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, स्पोर्ट्स खेलें। तो मुझ जैसे टीचर को एक बार माइंड में आया कि यार 40 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लास में, स्कूल में एक टीचर था कि 40 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं, तो आइए जानते हैं इन 40 बच्चों को कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सबसे पूछेंगे, और फिर उस सब को पूछ के कि किसको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, एक टेबल बनाएंगे। तो टीचर ने पूछना स्टार्ट किया। टीचर ने 5 स्पोर्ट्स चूज करे जो मेरे भी फेवरेट है। पहला, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। आई एम श्योर आप सबका भी इनमें से कोई ना कोई फेवरेट स्पोर्ट जरूर होगा। भाई मेरा तो क्रिकेट है, मैं तो बचपन से ही क्रिकेट खेलता हूं, मैंने हमेशा ओपनिंग करी है और आगे भी ओपनिंग ही करूंगा। ठीक है, तो टीचर ने बोला कि हमने 5 स्पोर्ट्स चूज करे हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। उन्होंने देखा कि 40 में से 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 5 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 5 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं और 10 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। तो टीचर ने बोला कि इनका एक परसेंटेज निकालते हैं।
तो टीचर ने बोला कि ठीक है यार, 40 में से अगर 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि मेरी क्लास के 25% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मेरी क्लास के 12.5% बच्चों को हॉकी पसंद है, मेरी क्लास के 12.5% बच्चों को क्रिकेट पसंद है, मेरी क्लास के 25% बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है, और बचे 25% बच्चों को बैडमिंटन पसंद है। देखो, टीचर ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, बच्चों को ये बता दिया, बच्चों से ये पूछ लिया कि कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, लेकिन हमने बात करनी है स्टैटिस्टिक्स की और डाटा की। देखो, इस चीज को ना मैं इंग्लिश में लाइन वाइज बोल सकता हूं, हिंदी में बोल सकता हूं कि एक टीचर की क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से 5 स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 5 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 10 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं और 10 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। लेकिन क्या आपको याद रहेगा? क्या ये आसान है इसको एनालाइज करना? नहीं। तभी हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स काम करता है। हमने इस पूरी कहानी को, बड़ी सी चीज को क्या किया, एक टेबल में उतार के रख दिया। बढ़िया, अपने टेबल के बॉक्स में भर दो, सेव कर लो, फोटो खींच लो, पिक्चर बना लो, जो मर्जी करना है कर लो। आगे जब देखना होगा तो दोबारा इस ग्राफ को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, टेबल को देखेंगे, छुट्टी। ठीक है ना, टेंशन की बात ही नहीं है। अब इससे पता लगता है कि हम परसेंटेज निकाल पाए। इस परसेंटेज से हमारा डाटा का एक फॉर्म क्लियर होता है, ये है टेबुलर फॉर्मेशन ऑफ डाटा, यानी कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसे बोलते हैं कि हमने एक डाटा को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। हमने ये बता दिया कि कितने स्पोर्ट्स हैं, कौन सा स्टूडेंट्स कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करता है, और साथ ही साथ हमने पूरी क्लास का परसेंटेज भी निकाला कि जैसे कि 25% बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 25% बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब आगे जाके जब हम इस चीज को बड़े तरीके से देखें, सोचो यार, कोई भी अगर हम अगर इंडिया की बात करते हैं, अगर आप बोलो कि इंडिया के अंदर 26% पॉवर्टी है, तो ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा है। स्टैटिस्टिक्स का आप यूज देखो, अगर हम डाटा को यूज करके ये पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी कौन से स्टेट में है, ये बहुत ही सीरियस बात है। और मेरी विश है कि हमारे किसी भी स्टेट में, हमारे पूरे देश में कोई भी इंसान गरीब ना हो, सब अच्छे से कमाएं, अच्छे से खाएं, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें, बच्चे स्कूल जाए, अच्छे हॉस्पिटल, और ये सब कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, मैं चाहता हूं, आप चाहते हो। लेकिन इन सब को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए गवर्नमेंट को डाटा की जरूरत पड़ती है कि क्या बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, क्या चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश आती है, क्या सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है। ये सब क्या है? डाटा है। इस डाटा को माइंड में रख के गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बनाती है। तो डाटा इज अ वेरी बिग थिंग। और अगर आपने सुना हो, डाटा साइंटिस्ट आज के टाइम का सबसे बढ़िया करियर है, और आप स्टैटिस्टिक्स को बढ़िया से पढ़ के इस करियर में आगे अपना बहुत नाम बना सकते हो। ये सब बात की बातें हैं। अभी हमने बेसिक फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं। हमने उसी, जो हमारे प्यारे से टीचर ने, जैसे मैं आपका एक प्यारा सा टीचर हूं, ऐसे ही हमारे स्कूल के प्यारे से टीचर ने यह बताया था कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन में से इतने बच्चों को क्या क्या पसंद है। हमने बोला कि सर आपने तो ये काम कर लिया ना, इसके आगे का काम हम आपको करके दिखाते हैं। आपने बनाया टेबुलर फॉर्मेशन, हम इस टेबल को बनाएंगे पाई चार्ट में। देखो ये क्या है, ये है आपका पाई चार्ट। ये पाई चार्ट कैसे बनता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी पीडीएफ उठा लो, कोई बढ़िया सी मैगजीन उठा लो, किसी बड़ी चीज की बात उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, कोई बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन उठा लो, तो आपको पाई चार्ट, पाई ग्राफ जरूर देखने को मिलेगा। और हम बार बार सोचते हैं कि यार इसे बनाता कौन है, ये बनाया कैसे जाता है, किसको पता है कि 25% कितना होगा? ये सब हम स्टैटिस्टिक्स में बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी हमें यह जानना है कि पाई चार्ट होता क्या है। देखो, पहले हम इस टेबल को देखेंगे कि फुटबॉल 25% बच्चों को पसंद है, हॉकी 12.5% बच्चों को पसंद है, क्रिकेट 12.5% बच्चों को पसंद है, बास्केटबॉल भी 25% और बैडमिंटन भी 25%। हमने ये सोचा कि हम इस डाटा को पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यह हमने पाई चार्ट बना दिया। फुटबॉल को दिया हमने ब्लू कलर, बास्केटबॉल को दिया हमने पिंक कलर, बैडमिंटन को दिया ग्रीन कलर, हॉकी को दिया ऑरेंज कलर, क्रिकेट को दिया येलो कलर। अब देखो, अगर ये पूरा 100% है और मैं इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो ये होगा 25%, ये होगा
25%, ये होगा 25%, ये होगा 12.5% और ये भी होगा आपका 12.5%। ठीक है, तो जब बच्चा फुटबॉल 25% बच्चों को पसंद है, फुटबॉल 25% बच्चों को पसंद है, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें कि हमने 25%, 25% एरिया में फुटबॉल डाल दिया, यानी कि ब्लू कलर डाल दिया। हमने 25% एरिया में बास्केटबॉल यानी पिंक कलर डाल दिया। हमने 25% एरिया में बैडमिंटन डाल दिया। देखिए 25%, 25%, 25%, ये तीनों 25, 25, 25 में आ गए। साथ ही साथ हमने हमारा हॉकी और क्रिकेट टोटल 25% है, यानी कि 12.5 प्लस 12.5 इट इज 25%। हमने उन दोनों को डिवाइड करा और 12.5 और 12.5 में डिवाइड कर दिया। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे इस टेबल की। हम इस पाए चार्ट से ये टेबल बना सकते हैं, हम इस टेबल से ये पाए चार्ट बना सकते हैं, और हम इन दोनों को साथ में यूज करके भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक क्लास के 40 बच्चों को डाटा को हमने कितना इजीली इस टेबल में, इस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। यही काम है डाटा का और स्टैटिस्टिक्स का। हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अब आपने कई बार यह देखा होगा कि एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी महिला आपकी टीवी स्क्रीन पे आती है और आपको बताती है कि आज वेदर क्या है, या आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम दिल्ली में, देश में रहने वाला है। उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्ट। अब वेदर फोरकास्ट करते कैसे? वो भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। ये एक और टेबुलर फॉर्मेशन है डाटा को रिप्रेजेंट करने की। हम इसे देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेदर के डाटा को। 5 सिटी की बात करी गई है, मुंबई की, दिल्ली की, बेंगलोर की, कोलकाता की और चेन्नई की। उसमें यह बताया गया है कि मुंबई के अंदर टेम्परेचर रहेगा 25%, दिल्ली में रहेगा 32%, बेंगलोर में रहेगा 23%, कोलकाता में रहेगा 30% और चेन्नई में रहेगा 33%। यह बात हो रही है मिनिमम टेम्परेचर की, कि एक पर्टिकुलर डे पे इतना टेम्परेचर इन अलग अलग सिटीज में देखा जाएगा। ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि यार मुंबई में ना 25 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, दिल्ली में 32 डिग्री रहेगा, बेंगलोर में 23 डिग्री रहेगा, कोलकाता में 30 डिग्री, चेन्नई में 33 डिग्री। सुनने में मजा आया? बिल्कुल नहीं आया होगा। कहेंगे ठीक है भाई मैं क्या करूं, लेकिन जब ये डाटा में दिखेगा ना, जब आपके फोन की एक्यू वेदर ऐप के अंदर हमें डाटा दिखता है तो हमें बड़ा सुंदर लगता है। देखो पीछे यहाँ बादल ही बने हुए हैं, या भी नीचे बादल बना हुआ, जिससे कि इंटरेस्टिंग लगे, देखने का मन करे। अभी इसको देखने का मन कर रहा है क्योंकि हमें ये समझ आ रहा है कि हम क्या बात करें, लेकिन अगर हम सिर्फ वर्ड्स में बात करेंगे तो हमें चीजें समझ नहीं आती। इसलिए हमें डाटा या स्टैटिस्टिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत एक्यूरेट होता है और हमें एक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर, जिससे कि हमें चीजें समझ आना स्टार्ट होती हैं। आगे हम बात करेंगे, मिनिमम रहेगा 25% तो मैक्सिमम रहेगा 40%। कहां का? मुंबई का। मैं थोड़ा यहां पे आता हूं कि आप इजीली देख पाए। मुंबई का मिनिमम रहेगा 25%, 25 डिग्री, मैक्सिमम रहेगा 40 डिग्री। दिल्ली का रहेगा 32 मिनिमम, 45 डिग्री मैक्सिमम। बेंगलोर का रहेगा 23 मिनिमम, 35 डिग्री मैक्सिमम। कोलकाता का रहेगा 30 डिग्री मिनिमम, 42 मैक्सिमम। चेन्नई का रहेगा 33 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 48 डिग्री। तो इससे हमें यह पता लगेगा कि इन सिटीज के अंदर क्या टेम्परेचर रहने वाला है, और इस टेम्परेचर को आप माइंड में रख के एनालाइज कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर, उस पर्टिकुलर एरिया का मौसम। हम ये भी देखते हैं कई बार कि किस स्टेट में, किस पर्टिकुलर प्लेस पे बारिश कितनी आएगी, कि फसल कैसी होगी, और ये सब चीजें बहुत ही काम की चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है वो रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इन डाटा से ही, इन टेम्परेचर के डाटा से ही हम ये चीज माइंड में रखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि आने वाले मॉनसून सीजन में बारिश कब स्टार्ट होगी, बारिश कितनी रहेगी, कितनी फसल, कितनी एग्रीकल्चर, कितनी कल्टीवेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन के बराबर है कल्टीवेशन तो हम कोई पॉलिसी नहीं लेके आएंगे, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि बारिश बहुत ज्यादा आने वाली है और ऐसा हो सकता है कि फ्लड्स आ जाएं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है। तो ये डाटा, ये रिप्रेजेंटेशन, ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिसीज बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऐसे ही हम रेन देख सकते हैं अलग सिटीज में,
22%, 16%, 28%, 20%, 21%। ये चांसेस ऑफ रेनफॉल है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। बेसिकली इस क्लास में हमारा मोटिव ये है आपको ये बताने का कि हम कैसे डाटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और आई एम श्योर कि आपको टेबल, पाई चार्ट और एक बड़ी टेबल आपको समझ आ गई होगी कि हम देखो इस टेबल में ना एक चीज और भी है। हम इस टेबल में देखो एक ही स्टैटिस्टिक्स में, एक ही डाटा में कितनी चीजें देख रहे हैं। हमने अलग अलग 5 सिटीज देख ली, हमने 5 सिटीज का मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल तीनों चीजें एनालाइज कर ली। अब ये देख लिया कि भाई मुंबई घूमने जाना है या नहीं जाना। दिल्ली में तो हम रहते ही हैं, दिल्ली में तो मैं खड़ा ही हूं, लेकिन अगर कोई दिल्ली में बाहर से आना चाहता है तो दिल्ली के अंदर टेम्परेचर क्या रहे, क्या इस टाइम पे दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे हमारे हिल स्टेशन पे वेदर जरूर देखते हैं लोग कि बारिश आने के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि बारिश में, रेनफॉल में लोग हिल स्टेशन पे जाना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। आगे देखेंगे, हमने टेबुलर फॉर्म की बात कर ली है, हमने एक पाई चार्ट की बात कर ली है, पाई ग्राफ की बात कर ली है। अब हम एक बड़ी पर्सपेक्टिव को लेके पाई ग्राफ के बारे में देखेंगे कि पाई ग्राफ बड़े पर्सपेक्टिव पे कैसा दिखता है। हम यहां पढ़ेंगे शेयर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के स्टैट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह पता होना बहुत जरूरी है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में कौन सी कंट्री कितना ज्यादा अपना हिस्सेदारी करती है, पार्टिसिपेट करती है। क्या इंडिया सबसे ज्यादा करती है, क्या यूएसए सबसे ज्यादा करती है, क्या पाकिस्तान सबसे कम करती है, या ऐसा नहीं है। इन सबको जानने के लिए आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको माइंड में सेट करना है, कोई पॉलिसीज क्रिएट करनी है, कोई एग्जाम पास करना है, कोई चीज अच्छे से समझनी है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही तरीका है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैट से इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक छोटे से गोले के अंदर डाल के रख देते हैं। देखिए यूएसए 24.28 ग्लोबल इकोनॉमी का पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अगर 100 रुपए टोटल ग्लोबल इकोनॉमी है तो वहां पे 24.28 रुपीज यूएसए पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं चाइना 15.0%, आगे देखते हैं जापान 6.10%, जर्मनी 4.61%, यूके 3.29%, इंडिया हमारा प्यारा भारत देश जहां पे हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, बिल्कुल ऐश करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो करता है 3.27%। तो इंडिया यूएसए से, चाइना से बहुत पीछे है। लेकिन अगर मैं बाकी आसपास की इकोनॉमी से बात करूं तो इंडिया इतने पीछे नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया बहुत जल्दी बहुत आगे निकलने वाला है, क्योंकि आप जैसे बच्चे हमारे आने वाले देश के, आने वाले इकोनॉमी के भविष्य हैं। आगे और भी कंट्रीज हैं, फ्रांस के बारे में लिखा है 3.23%, ब्राजील 2.57%, कनाडा 2.07%, और बाकी कंट्रीज को हमने जो नेक्स्ट 10 है 13.172%, और रेस्ट 172 नेशन जो बच जाते हैं वो होंगे 19.39%। तो ये डाटा क्या बताता है हमें? हमें डाटा ये बताता है कि कौन सी इकोनॉमी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में कितना ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, कितनी ज्यादा हिस्सेदारी करती है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और आपको ये चीजें आगे जाके पढ़नी है, आगे जाके समझनी है कि ये पाई चार्ट बनते कैसे हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डाटा को इंटरप्रेट, कलेक्ट कैसे किया जाता है। इन सब के बारे में हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। आगे हम डाटा के बारे में और देख लेते हैं। देखो अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो मैंने सोचा कि यार सबके बर्थडेज आते हैं, तो सबके बर्थडेज अब क्लास में मनाए जाएंगे, सबको गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि भाई क्या तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू सब बच्चों को गिफ्ट दे पाएगा? तो इसका एक ही तरीका है, हमें यह पता करना होगा कि किस मंथ में किस बच्चे का बर्थडे आता है। सबसे जरूरी काम है, इससे जरूरी काम तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपने प्यारे बच्चों को बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहता हूं तो मुझे पता होना जरूरी है ना कि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चों का किस मंथ में बर्थडे आता है। तो उसके लिए मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, हर बच्चे का नाम लिखा, बच्चे के आगे लिखा उसका बर्थडे कब है। लेकिन मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा टास्क है, ये कैसे हो पाएगा? तो मैंने बोला यार इसको ना पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के बजाय बार ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका बार ग्राफ का। इसमें हम बात कर रहे हैं बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ। देखो जैसे जनवरी है, यहां पे फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ठीक है, हमने ये देखा कि जनवरी के अंदर 3 बच्चों का बर्थडे आता है, फरवरी में 5 बच्चों का बर्थडे आता है, मार्च में 4 बच्चों का बर्थडे आता है, अप्रैल में 5 बच्चों का बर्थडे आता है, मई में 8 बच्चों का बर्थडे आता है, जून में 10 बच्चों का बर्थडे आता है, जुलाई में 6 बच्चों का बर्थडे आता है, अगस्त में 1 बच्चे का बर्थडे आता है, सितंबर में 7 बच्चों का बर्थडे आता है, अक्टूबर में 8 बच्चों का बर्थडे आता है, नवंबर में 4 बच्चों का बर्थडे आता है, दिसंबर में हमने देखा 7 बच्चों का बर्थडे आता है। देखो हमने एक साइड लिखा 0 2 4 6 8 10 कि कितने बच्चे हम उस फील्ड में ला सकते हैं। यहां हमने लिखा ईयर कि जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे आएगा, जुलाई में कितने बच्चों का बर्थडे आएगा, और टोटल मुझे ये सामने दिख गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि देखो कितना इजी हो गया है कि मैं कितना इजीली इस चीज को यहां पे समझ सकता हूं कि किस मंथ में कितने बच्चों का बर्थडे आ रहा है। तो ये आपका एग्जांपल है बार ग्राफ का। ऐसे ही आपको आने वाले क्लासेस में, आने वाले चैप्टर्स में कुछ डाटा मिलेगा, हो सकता है कि डाटा आपका टेबुलर फॉर्म में हो, पाई चार्ट के फॉर्म में हो, और उसको हमें कन्वर्ट करना हो बार ग्राफ में। ऐसे ही हमें एक एग्जांपल आगे समझने का ट्राई करेंगे। यहां पे ये लाइन ग्राफ का एक एग्जांपल है, ये हम सिंगल सिंगल समझा रहे हैं, आगे जाके लास्ट में हम एक टेबुलर फॉर्म को लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, क्योंकि वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले क्लासेस में कितना डिफिकल्ट चीजें होने वाली हैं। एग्जांपल ऑफ लाइन ग्राफ है, देखिए यहां पे नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड इन अ ईयर, हमने सोल्ड इन अ ईयर और हमने उसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया। मानिए ये एक दुकान का डाटा है, मैंने एक दुकान खोली बाइसाइकिल बेचने की। अब मुझे बाइसाइकिल बेचना पसंद है, मेरा काम है, मुझे पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, ठीक है तो हमने ये सोचा कि यार हमने जून तक, जनवरी में स्टार्ट किया और जून तक काम किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी सेल कितनी है। हमने सेल्स को ऐसे रिटर्न लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे बोला कि यार साहिल, तू तो इकोनॉमिक्स का टीचर है यार, तू इसको स्टैट्स में रिप्रेजेंट कर ले, एक लाइन ग्राफ बना और वहां पे डॉट से जोड़ दे। तो मैंने सोचा यार ये सही है। हमने देखा कि चलो देखते हैं, इस तरह हमने लिखा कि नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड, हमने 10 20 30 40 50 60 10 के इंटरवल में इस पूरे वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को हमने डिवाइड किया। वाई एक्सिस से मैंने लिखा 10 20 30 40 50 60, यहां मैंने लिखा मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो मैंने ये देखा कि जनवरी के अंदर हमने 50 बाइसाइकिल सेल करी है, फरवरी में हमने 30 बाइसाइकिल सेल करी है, मार्च में हमने 40 बाइसाइकिल सेल्स करी है, अप्रैल में हमने 30 बाइसाइकिल सेल करी है, मई में हमने 20 बाइसाइकिल सेल करी है, और जून में हमने 50 बाइसाइकिल सेल करी है। तो इन अलग अलग पॉइंट्स को जब मैंने कनेक्ट किया तो ये एक तरीके से मेरा लाइन ग्राफ निकल के आता है। लाइन ग्राफ का मतलब मुझे ये बता रहा है इस डाटा से कि किस मंथ में मेरी सबसे ज्यादा सेल हुई है, यानी कि जनवरी में और जून में मैक्सिमम सेल होती है एज कंपेयर टू माई, जो मेरी दुकान की सेल है उसको अगर मैं कंपेयर करूं 6 मंथ की, तो सबसे मैक्सिमम सेल हमने जनवरी में करी है, उसके बाद हमने एग्जैक्टली इक्वल सेल जून में करी है। सबसे कम सेल कब हुई है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स को इंक्रीज करना है ना, एट द एंड क्या है, पैसा कमाना। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस करोगे उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी कमर्शियल बैंक का ले लो, शॉप का ले लो, फैक्ट्री का ले लो, ऑफिस का ले लो, पैसा कमाना, मेकिंग मनी बहुत जरूरी है। और कॉमर्स का बच्चा तो पूरी उम्र बहुत पैसे कमाता है, सीए बनता है, कंपनी सेक्रेटरी बनता है, अकाउंटेंट बनता है, इकोनॉमिस्ट बनता है, पैसे में खेलता है, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि मेरी दुकान पे कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं एवरी मंथ। देखो इससे बहुत आसान तरीके हैं, एक तो मैं टोटल बाइसाइकिल काउंट कर सकता हूं, 50 30 80 80 और 40 120 120 और 30 150 150 और 20 170 और 170 50 220, यानी कि मैंने इस पूरे 6 मंथ में 220 साइकिल यानी कि 220 साइकिल सोल्ड करी हैं। और मुझे ये पता लग गया है कि किस मंथ में कितनी साइकिल सेल हुई हैं। और ये आपका एग्जांपल किस चीज का है, लाइन ग्राफ का। अब हमने इस क्लास में बार ग्राफ का एग्जांपल देख लिया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देख लिया, पाई चार्ट का एग्जांपल देख लिया। अब हम समझेंगे, लाइन ग्राफ का एग्जांपल ही हम देख चुके हैं, नेक्स्ट हम समझेंगे, देखो ये थोड़ा बड़ा डाटा है, 3 कंपनीज के डाटा को हम कंपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3 कंपनी के डाटा को हम कंपेयर कर रहे हैं इन 7 सालों के, 7 ईयर्स के डाटा को हम 3 कंपनी को कंपेयर करें, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज 3 कंपनीज ओवर द ईयर्स इन रुपीज करोड़। करोड़ की बात हो रही है भाई साहब, लाखों की बात नहीं हो रही है, बहुत पैसे की बात हो रही है। और ऐसे ही आपने आगे जाके पूरी जिंदगी बहुत पैसे कमाने हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत पैसे कमाओगे, लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। तो हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल दिया है। हमने क्या सोचा कि बच्चों को यह भी जानना जरूरी है कि अगर टेबुलर फॉर्म दी है, उस टेबुलर फॉर्म को हम लाइन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपने आगे जाके चैप्टर्स में यही करना है। आपको टेबुलर फॉर्म मिलेगी, बोला होगा पाई चार्ट बना दो, टेबुलर फॉर्म मिलेगी, बोला होगा बार ग्राफ बना दो, टेबुलर फॉर्म मिलेगी, बताया होगा लाइन ग्राफ बना दो। तो ये हमने आपके लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एक आज की क्लास के एंड में लेके आए हैं। इसके बाद आपकी क्लास को हम एंड करेंगे, हम पहले एक बार इसको समझ लें, उसके बाद हम थोड़ी सी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, और उसके बाद क्लास को एंड किया जाएगा कि आपके माइंड में जितना आ सकता है उतना ही डाला जाए, इतना भी नहीं डालो कि एक्यूमुलेट होकर कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इससे पहले वाले हम अपनी टेबल को, कि कंपनी एक्स 1993 में 30 करोड़ का बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट करती है, ऐसा मानते हैं। 1994 में 60 करोड़, यानी कि डबल कर दिया, वाह भाई वाह। 1995 में कम हो गया, 1996 में 70 करोड़, 1997 में 100 करोड़, 1998 में 50 करोड़, आधा गिर गया। कितना दुख हुआ होगा इंसान को यार, एक साल के अंदर बिजनेस आधा हो गया। लेकिन भाई ने बाउंस बैक किया है। फिर भाई ने कंपनी एक्स ने 50 करोड़ किया 1998 में, 1999 में किया 120 करोड़। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं कंपनी जेड के बारे में। कंपनी जेड ने 1993 में 60 करोड़ किया, अगले साल में 90 करोड़ किया, उसके बाद 120 करोड़ किया, फिर 90 करोड़ किया, फिर 60 करोड़ किया, फिर 1998 में 80 करोड़ किया, फिर 1999 में 100 करोड़ किया। फिर आती है लास्ट वाले की बात। लास्ट कौन सा हमारा, कंपनी वाई। कंपनी वाई ने 1993 में 80 करोड़ किया, 1994 में 40 करोड़, 95 में 60, 96 में 60 करोड़, उसके बाद 80 करोड़, फिर 98 में 100 करोड़, और लास्ट 140 करोड़। भाई खेल गया सबसे बढ़िया। आप करो 120 करोड़, 100 करोड़, मैंने किया 140 करोड़, फुल पैसा, फुल ऐश। ऐसी ऐश तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है, और पढ़ाई बहुत सटीक तरीके से करनी पड़ती है, माइंड को शार्प करना पड़ता है। और शार्पनेस आएगी कैसे, बुक्स को पढ़ के, लेक्चर को ध्यान से सुन के, और लाइफ में एक गोल ऑब्जेक्टिव रख के। इस डाटा के रिप्रेजेंटेशन को हम लाइन ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। पहले हम कंपनी एक्स की बात करेंगे। देखो कंपनी एक्स की ब्लू कलर की लाइन है, दिस वन। इसीलिए हमने कंपनी एक्स की लाइन को ब्लू कलर का ही रखा है, कि आपको समझने में आसानी हो। इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको इजीली दिख पाए। ठीक है, तो कंपनी हम एक्स की बात कर रहे हैं। 1993 में उन्होंने 30 करोड़ का बिजनेस किया, 94 में उन्होंने 60 करोड़ का बिजनेस किया, 95 में 40 करोड़ का बिजनेस किया, 96 में 70 करोड़ का बिजनेस किया, 97 में 100 करोड़ का बिजनेस किया, 1998 में 50 करोड़। हमने बताया था ना, बेचारे की पूरी सेल आधी हो गई थी। कितना दुख होता होगा यार, बहुत ज्यादा दुख होता है। और लेकिन 1999 में भाई ने बाउंस बैक किया और 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 120 करोड़ का, 100 करोड़ नहीं 120 करोड़ का। 20 करोड़ भाई बहुत सारे होते हैं, कम नहीं होते। अब हम बात करेंगे कंपनी जेड की। कंपनी जेड रेड कलर से रिप्रेजेंट करी गई है यहां पर भी और आपकी टेबल में भी। 1993 में कंपनी जेड ने 60 करोड़ का बिजनेस किया, 94 में 90 करोड़ का, 95 में 120 करोड़ का, 96 में 90 करोड़ का, फिर 97 में वो गिर के 60 पे आए, फिर बढ़ के 1998 में 80 करोड़ पे गए, फिर एंड में 100 करोड़। भाई का एवरेज ही रहा है कि ठीक है नॉर्मल नॉर्मल करते रहो, 80 90 60 100 के आसपास हो, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो यहां पे हमने कंपनी एक्स और कंपनी जेड के बारे में बात कर ली है। हम लास्ट के बारे में बात करेंगे कंपनी वाई के बारे में। कंपनी वाई रिप्रेजेंट हो रही है ग्रीन कलर से, यहां पर भी और आपकी टेबल में भी। 1993 में 80 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 1994 में 40 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 95 में 60 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 96 में
फिर 60 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 97 में उनका इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज करा 80 करोड़ का, 1998 में 100 करोड़ का, और 1999 में 120 यानी कि 140 करोड़ का बिजनेस किया, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा। इस लास्ट के हमने एग्जांपल में ये समझा है कि अगर हमें कोई टेबल दी गई है, टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, पहले तो हमने एक बेसिक डाटा को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया और हमने सोचा कि इसको और एनालाइज कैसे किया जाए। ओवर एनालाइज करने के लिए हमने इस टेबल के फॉर्म को हमने इस लाइन ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल समझ लिए हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स किस लिए यूज किया जाता है, वाई स्टैटिस्टिक्स इज दैट मच इंपॉर्टेंट, और आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना क्यों जरूरी है, आप आने वाली क्लास में क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्रिएट करने वाले हो, ये सब आई एम श्योर आप जान चुके हो। और आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, जिससे कि हमने आज आपको जितना समझाया है उतना समझ में आए। लास्ट में आप सबको थैंक यू सो मच हमारी क्लास को आराम से पेशेंटली देखने के लिए। और आपके लिए एक छोटा सा कोट है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यस, डेफिनेटली ये आपकी पढ़ाई है। आपको अगर किसी ने ये कहा है कि कॉमर्स चूज करके आप लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, तो उन सबको गलत साबित करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और देखो, लाइफ में मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं आती है, अंदर से, अपने अंदर से आती है। तो हमें खुद को पुश करना पड़ेगा एवरी डे टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, गेन मोर एंड मोर नॉलेज शुड बी योर प्रायोरिटी, शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। आज की इस मोटिवेशनल कोट के साथ, और कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्लेइंग, क्योंकि खेलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।